तो सिनेमा में ऐसा क्या है जो वहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता और रंगमंच पर जाकर वो संभव होता है? एक तो ये है जो थिएटर में है, उसका मरने पे ही थिएटर छूटेगा। या तो वो पढ़ेगा, हुँ। या तो वो देखेगा, या तो वो करेगा। ये कन्फर्म है। सिनेमा बहुत पैसा माँगता है, तभी सिनेमा आप अच्छा सिनेमा बना सकते हैं। क्या बात, सिनेमा मेरे मन का नहीं है। सिनेमा मन का नहीं होते हुए भी मुझे गोविंदा की फ़िल्म करनी पड़ी। इस समय जहाँ हम लोग खड़े हैं, तब महाभारत कितना मौजूद लगता है आपको? महाभारत होने के बाद वो औरतें और बच्चे कहाँ गए? इनकी लड़ाई होने के बाद वो तो मर गए, पर उनकी पत्नियाँ और बच्चे कहाँ हैं? आपने भी चुना शिवाजी सावंत का मृत्युंजय। 25 बरस पहले कैसे ख़्याल आया आपके भीतर? तो जब ये उपन्यास मेरे हाथ में आया और पूरा उपन्यास पढ़ने के बाद मुझे लगा कि महाभारत में एक ऐसा चरित्र है जो अपनी नियति का शिकार हो गया है। क्या आपको लगता है कि ये शिक्षा नीति जो है हमारी इस तरफ जा रही है? कलाएं मनुष्य से दूर नहीं, हुँ। कलाएं मनुष्य के साथ है। नमस्कार। सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ हैं आज बातचीत के लिए देश के विख्यात रंगकर्मी, कला निर्देशक और इससे आगे जाकर अगर हम कहें तो रंगमंच के प्रति एक सच्ची निष्ठा रखने वाला एक ऐसा किरदार जिसने अपनी चली आ रही परंपराओं में अपने नए दस्तखत किए हैं। वो दस्तखत नुमायां होते हैं कभी रंगमंच पर, कभी चित्रपट की चौखट पर, और इससे इधर जिंदगी में भी जीते हुए जिस तरह से उसने अपनी फितरत का एक नया कलात्मक संसार रचा है, ऐसी शख्सियत है श्री जयंत देशमुख। जयंत देशमुख हमारे साथ आज स्टूडियोज में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। जयंत भाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जी, भोपाल तो आपकी सरजमी रही है और यहीं आपने कला का गहरा सीखा। व कारण जैसे रंग पुरोधा के आप शागिर्द भी रहे हैं। इसी रंगमंडल में आपने चहलकदमी की और उस रंगमंच को समझने की कोशिश की जो सच्चे अर्थों में भारतीय परंपरा में पल्लवित पोषित रहा है, और उससे संस्कार ग्रहण करते हुए जब आपने इस रास्ते पर कदम बढ़ाया तो निश्चित रूप से कई सारी परिसरों को और कई सारी दिशाओं को रोशन किया है। इस समय आप तब आए हैं जब इसी शहर में 9 दिनों का एक सांस्कृतिक बहुरंग रचा है मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति महकमे ने वीर भारत न्यास के संयोजन में कलाओं के घर भारत भवन में नाम दिया है महाभारत। महाभारत आपसे अछूता नहीं है। हर वो संस्कृति कर्मी कलाकार जो कि जब अपने काम को शुरू करता है तो कहीं न कहीं वो आवाज़ें महाभारत की उससे जुड़ती है और आप भी उससे वाबस्ता रहे हैं। सबसे पहले तो आयोजन जो रचा गया है कितना ज़रूरी लगता है और कैसा लग रहा है आपको? अद्भुत है। और भारत भवन छोड़ने के बाद मुझे हो गया 35 साल। पहली बार इतना रचा बसा और इतना सुंदर और इतना अर्थपूर्ण मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे पास वक्त नहीं कहते हैं और हम नहीं जान सकते कि तीर कैसे थे, धनुष कैसे थे, भाले कैसे थे, शस्त्र में क्या विज्ञान था उनका, या वो व्यूह रचना क्या थी। ये पहली बार मैंने, जबकि मैं प्ले कर रहा हूँ कर्ण पे, तो कर्ण पे एक उपन्यास है, उसके आधार पे मैं प्ले कर रहा हूँ, पर उसमें बहुत सारा ऐसा नहीं है जितना विजुअली देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब रियली हिंदुस्तान के लिए मैं तो कहता हूँ, इसका तो पूरे हिंदुस्तान में डंका बजना चाहिए और इसको पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जाना चाहिए। जी जी। क्योंकि महाभारत सिर्फ एक कहानी, कथा या ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो महाभारत में है वो इस संसार में है, और यदि महाभारत में नहीं है तो इस संसार में नहीं है, ऐसा मान्यता है। और मुझे लगता भी है पढ़ते हुए, करते हुए। अभी मैं श्री कृष्ण पे, शिवाजी सावंत का एक उपन्यास है युगंधर, जो श्री कृष्ण पे है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो आयोजन बहुत अच्छा है। इसके लिए साधुवाद संस्कृति विभाग को, वीर भारत न्यास को, खास तौर से श्री राम तिवारी और राहुल रस्तोगी को। दो लोग ऐसे हैं कि दोनों ने मिलकर जो रचा है ना, वो अद्भुत है। देखिए जयंत, अकल्पनीय है। हाँ जी जी बिल्कुल, आपने कहा तो निश्चित रूप से एक सार्थकता लिए हुए है सारे पक्षों में कार्यक्रम। लेकिन चूंकि आप एक रंग निर्देशक होने के साथ साथ कला निर्देशक भी हैं, और कला निर्देशक की अपनी जो आंख होती है वो दरअसल सबसे पहले स्थापत्य को देखती है, विवेकशील ढंग से कितना रचा गया है कार्यक्रम।
तो ये जो महाभारत हमारे पास वाचिक परंपरा में पहुंचता रहा, शब्द की परंपरा यात्रा करती रही, फिर रंगमंच पर भी जाता ही रहा, नृत्य में, गान में, संगीत में, अभिनय में। लेकिन एक आयोजन जब किया जाता है तो अपनी दृष्टि को बहुत अलग तरह से विस्तारित किया जाता है। ये जो आकलपन है, इस आकलपन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये आकलपन बहुत अच्छा है और सार्थक और अर्थवान है। सबसे इम्पोर्टेंट अर्थवान है। आकलपन सब करते हैं, सजाते सब हैं, पर क्या सजाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस आयोजन में क्या सजाना ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और इस आयोजन की दूसरी जो खूबसूरती है कि सारे माध्यम इन से जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं उसमें कथक भी होगा, मणिपुरी डांस भी होगा, और जिसमें महाभारत किया गया है। पंडवानी है जो एक अकेली गाती है जो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। तो इस तरह नाटक भी है, बैले भी है, डांस है, ड्रामा है। तो ये जो मिक्स किया है ना महाभारत को लेकर, ये बहुत अच्छा है। लोग करते हैं तो फिर सिर्फ नाटक कर देते हैं या डांस कर देते हैं या पंडवानी करते हैं। तो ये जो सारी कलाओं का एक तरह से फ्लैग्स हैं, मैंने अपने पहली बार देखा और मैं अपने प्ले में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्लैग। मैं बहुत क्रिएटिवली इस्तेमाल करता था पहले। अच्छा। पर अभी मैंने यहाँ फ्लैग देख के मैंने कहा मेरे को दुर्योधन का और कर्ण का फ्लैग बना के दे दो, मैं अपने प्ले में इस्तेमाल करूँगा। तो ये असली बात इस समय जो मुश्किल है गूगल के आने के बाद भी कि हम अपनी परंपराओं को देखते नहीं है, खोजते हैं, हम कुछ दूसरा खोजते हैं जो जिसका कोई मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं होता है। जी। और कलाएं अपने आप में इतना अच्छा पास पड़ोस है, यदि उसके साथ आप रहें तो आप मनुष्य भी अच्छे बनते हैं, ज्ञान भी होता है। और एक जो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ शांति, जो लोग कहते हैं ना यार कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है। तो वो जो मिसिंग है ना वो मिसिंग को खोजने की बिल्कुल। अब जिस रंगमंच से आप जुड़े हैं तो उस रंगमंच पर तो सारी कलाएं जैसे कि एक ऐसी परस्परता में प्रकट होती हैं और उससे जो नई वॉइस बनती है। जैन भाई, चूंकि एक लंबा वक्फा बीता है, अंतराल आपका, और जिसमें आपने लगभग, मैं तो कहता हूं कि लगभग 40 बरस की भरी पूरी यात्रा आपने जो की है रंगमंच की, इसमें धर्मवीर भारती का अंधा युग भी आया है और रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी भी आपने, रश्मि रथी सॉरी, वो भी आपने पढ़ी होगी, और फिर दुष्यंत कुमार का एक घंट विश्वाई, और भी न जाने कितनी सारी कृतियां जो महाभारत के किसी न किसी घटना, प्रसंग या चरित्र पर है। आपने भी चुना शिवाजी सावंत का मृत्युंजय, और वो हिंदी में जो उसका एडॉप्शन है राजेश जोशी ने शायद उसका अनुवाद किया है। जी, तो आपने ये जब चुना, जब जिस समय आपने, मुझे लगता है कि इसको लगभग 25 बरस हो गए आराम से। हाँ जी, 25 बरस पहले कैसे ख्याल आया आपके भीतर कि शिवाजी सावंत का ये चुनना चाहिए? कैसे आपके मन में आया ये? मैं पढ़ रहा था उपन्यास, मैं पढ़ता हूँ, आदत है मेरी। तो जब ये उपन्यास मेरे हाथ में आया और पूरा उपन्यास पढ़ने के बाद मुझे लगा कि महाभारत में एक ऐसा चरित्र है जो अपनी नियति का शिकार हो गया है, शासन का शिकार हो गया है, दोस्ती का शिकार हो गया है, बड़े लोगों का शिकार हो गया। एक अकेला आदमी मेरे नाटक में आपको देखने को मिलेगा कि आखिरी में कुंती उस चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाती है कि कर्ण मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र। मरने के बाद चिल्लाने का क्या मतलब है? तो राजनीति, समाज, उस समय का समाज मैं तो कहता हूँ वो जो कर्ण का चरित्र है या कर्ण है, वो आज हर आदमी कर्ण है भाई। मैं तो ये मान के चलता हूँ। तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस तरह के नाटक को करना चाहिए। और मैं रंगमंडल में था तो मुझे बहुत कम वक्त मिलता था, तो मुझे आलोक चटर्जी मिल गया। वाह, क्या सौभाग्य से बहुत अच्छा एक्टर है, अब नहीं है हमारे बीच में, दुर्भाग्य है। तो आलोक को जब मैंने कहा कि कर्ण करते हैं, और राजेश जी से मैंने बात की, मैंने कहा राजेश जी ये उपन्यास है, इसको अपन एडॉप्ट करते हैं और प्ले करते हैं, तैयार करते हैं। और खुदा ना खास्ता रश्मि रथी एक पूरा का पूरा कर्ण पे लिखा गया काव्य है। तो राजेश जी ने उसका इस्तेमाल किया। वो खुद पोएट हैं, तो जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, या उसका मन के भीतर का क्या है, तो सारा कुछ रश्मि रथी में मिल गया। गाना लिखा नहीं गया, कृष्ण वाच मिल गया। तो ये सब संयोग एक साथ जुड़ गया। फिर अमोद जुड़ गया, शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी रहा है,
बाबा का पट्टी शिष्य है, थिएटर म्यूजिक उसको मालूम है, तो जो एक कॉम्बिनेशन बन गया जी। और बहुत अच्छा कि भोपाल के जितने आज बड़े निर्देशक हैं या एक्टर हैं, वो सारे के सारे उस नाटक में थे। जी, जी। मतलब पहली बार 45 लोग एक हाँ, नाटक हाँ। में एक साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भोपाल की तो एक बड़ी घटना ही था और मैं तो उसका साक्षी भी रहा क्योंकि आपके प्रथम मंचन का साक्षी रहा और जिस तरह से उसमें आपने जो सर्वांग सुगठित प्रस्तुति उसको बनाने की जो आपने कोशिश की और आपने कहा कि उसकी नियति में ही दरअसल ये लिखा था कि आपको आलोक चटर्जी जैसा एक धीरोदात्त नायक जितना कर्ण महाभारत में दिखाई देता है, उतना ही आलोक चटर्जी ने भी उसको जीने की कोशिश की और भी तमाम किरदार थे। एक्चुअली मैं जब उस कर्ण को उस मृत्युंजय को याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक प्रकार से कंप्लीट थिएटर था। जिसमें कि आपने कोरियोग्राफी पर भी काम किया, म्यूज़िक पर काम किया, लाइट साउंड तो अपनी जगह है, अभिनय, पद, गतियाँ, उसमें जिस तरह से जो महाभारत के जिन शस्त्रों का संचालन करने के लिए जिस तरह से कौशल की तो ये लंबे अभ्यास के बाद आपने पूरा किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दौर में समकालीन रंगमंच पर बहुत सारी नई आवाज़ें भी आ रही थीं। बहुत सारे नए विषय आ रहे थे और जिस तरह से एक सामाजिक जनजाति जन जागरण के रूप में हमारा रंगमंच काम कर रहा था, तब ऐसे पात्र को उठाना और उस पात्र को जब मंचित कर रहे थे, तब मुझे याद है इतनी लंबी लाइन थी दर्शकों की कि बाहर के गेट तक भी पता पड़ा दर्शक इंतजार कर रहा था। उस समय इसको चुनने का क्या आपका अर्थ था? मुझे लगता है कि वो मेरा रंगमंडल में जो इतने साल इतने समय रहा और बाबा के साथ काम करने का और पणिक्कर या हिंदुस्तान के सारे बड़े थिएटर के लोगों के साथ हमने काम किया, तो एक तो अपने आप को जज कर रहा है कि मेरे को कुछ आता है कि नहीं आता है, और दूसरा ये संयोग, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ संयोग कई बार मनुष्य का जीवन बदल देता है। हाँ। और कई बार मनुष्य का जीवन खराब भी कर देता है। कुछ संयोग होता है अच्छा भी होता है, कुछ संयोग होता है खराब भी होता है। ये मेरे नट सम्राट के साथ भी हुआ, वो इस प्ले के साथ भी हुआ। हमने उस समय तो कोई अनाउंसमेंट नहीं था, मीडिया नहीं था, मतलब फ़ोन नहीं था, तो हमने लोगों से बातचीत करते 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 अचानक पता चला कि उदय शाहणे, अशोक बलानी जैसे सीनियर एक्टर भी काम करने को तैयार हो गए, जबकि मैं तो नया था। तो ये जो यही संयोग है कि उस संयोग से वो नाटक उस तरह से रच बस गया और उसकी जो रॉनेस है, मैं नाटक में बहुत ज़्यादा तामा झामा करने के या एलईडी स्क्रीन मैं विरोधी नहीं हूँ किसी भी चीज़ का, पर मुझे लगता है कि नाटक का तत्व और अभिनय, एक्टर, एक कहीं हुआ था कि एक्टर इन वेनिशिंग पॉइंट हो नहीं सकता, उसके बिना थिएटर कैसे हुआ? प्रॉपर्टी से थिएटर नहीं होता है, एक्टर चाहिए, चाहे तो एक्टर की वो आवाज़ होनी चाहिए, तो एक्टर चाहिए। और आलोक के मिलने के बाद फिर बाकी रश्मि चंदावरकर हैं, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। तो फिर जदुमणि था, अब हमारे बीच में नहीं है, उसने मणिपुरी पूरे मूवमेंट, शस्त्र वाले मूवमेंट, और लता थी उसने किया। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि संयोग इतना अच्छा हो गया कि सारे ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने इस नाटक को बना दिया। वाह, क्या बात है। हाँ, और बनाते बनाते मेरे को भी समझ में आया कि मैं किधर खड़ा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने मेरे को ताकत भी दी। अब यहीं से सारा कुछ आप इल्म लेकर आप गए और फिर मुंबई गए और मुंबई में आपने सिनेमा और दूरदर्शन के साथ, टीवी के साथ काम करना शुरू किया। लेकिन फिर लौट कर आप जो है वो जो जहाज का पंछी उड़ी उड़ी पुनी जहाज पे आए, उस तर्ज पे आप फिर वापस नाटक में लौटते हैं। तो सिनेमा में ऐसा क्या है जो वहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता और रंगमंच पर जाकर वो संभव होता है? ये जो द्वंद्व है, इसको कैसे पाटते हैं फिर लौटते हैं आप? एक तो ये है जो थिएटर में है, उसका मरने पे ही थिएटर छूटेगा, या तो वो पढ़ेगा, या तो वो देखेगा, या तो वो करेगा, ये कन्फर्म्ड, ये मेरे को लगता है पर्सनली। और सिनेमा एक कमर्शियल काम है, वो ठीक है, एक विचार है, क्योंकि विचार ट्रांसलेट होता है सेलुलोइड पे, पर वो एक तरह से कमर्शियल काम है। 10 रुपया खर्चा करके 12 रुपये कमाने की चीज़ है वो। ये बहुत शुरू में नहीं था, हरिश्चंद्र फैक्ट्री में नहीं हुआ होगा, हरिश्चंद्र भारतेंदु, ये अपने जो फिल्म बनी हरिश्चंद्र, जी, है ना, या पुराने जो डायरेक्टर्स रहे उनके दिमाग में
कमाने वाली बात नहीं रही होगी, वो करने वाली बात रही होगी। धीरे धीरे सिनेमा अपने समय के साथ बदलता गया, टेक्निक आ गई, फिर पैसा इन्वॉल्व, क्योंकि सिनेमा बहुत पैसा मांगता है, तभी सिनेमा आप अच्छा सिनेमा बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि गरीबी में नहीं बना सकते, दिमाग है तो आप कर सकते हैं, पर टेक्निकल चीज़ है ना वो, तो उसको तो पैसा लगना ही लगना है। तो वो जो गणित आ गया जब, तो विचार निकल गया। ऐसा होता ही है, ये सबके साथ होता है, सारी कलाओं के साथ होता है। जैसे आप उसको, प्रोफेशनल होना एक अलग चीज़ है, कमर्शियल होना एक अलग चीज़ है। मैं कमर्शियली सिनेमा करता हूँ, मेरे को जिंदा रहना है, मेरे को मुंबई में रहना है, वहाँ के खर्चे हैं, तो मैं कमर्शियली बड़ी फिल्में, छोटी फिल्में, क्योंकि मेरा चॉइस नहीं होता फिल्म चॉइस करती है मेरे को। थिएटर मेरा चॉइस है, मेरे मन का है। क्या बात। सिनेमा मेरे मन का नहीं है। सिनेमा मन का नहीं होते हुए भी मुझे गोविंदा की फिल्म करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में मेरी ज़िंदगी में है जो मैं, हो सकता है कि नहीं करता, पर मैंने की, क्योंकि उससे मेरा घर चल रहा है, मेरा परिवार पल रहा है, और फिर मैं थिएटर कर पा रहा हूँ। क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य है कहते हुए, बार बार हम लोग कहते हैं, कई बार मुझे भी बुरा लगता है कि हिंदी रंगमंच पे पैसा नहीं है ना, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, ऐसा है। पर ये मुझे लगता है कि ये हम ही लोगों की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। ये हिंदी के थिएटर करने वालों की ही गलती है कि उन्होंने ऐसा एक परंपरा के रूप में उस तरह से चेहरा दर्शक वर्ग नहीं पैदा किया जो उस थिएटर को देख सके। प्रोफेशनल करते हुए भी आप कमर्शियल कर सकते, टिकट तो लगाते हैं आप, लगाना चाहिए, कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप महीना भर रिहर्सल करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कॉस्ट्यूम, तो क्यों नहीं, यदि एक व्यक्ति 100 रुपए की टिकट लेके फिल्म देख सकता है, तो 50 रुपए की टिकट लेके नाटक नहीं देख सकता। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब। इसमें सिर्फ एक दुर्भाग्य ये होता है कई बार कि आप बुला के ले आते हैं नए लोगों को, वो पैसा दे के भी आ जाते हैं, पर वो नाटक ऐसा नहीं होता है। कहते यार ये दिखा रहे हो, तो ये हमारी नाटक वालों की जिम्मेदारी है कि हमारा नाटक अच्छा होना ही चाहिए। जल्दी में नाटक करने की, हर कोई जल्दी में नाटक करना चाहता है, ये बड़ा बिल्कुल, ये जो एक्चुअली जो निष्ठा पर सवाल आया है, और उसके कारण जो आपने कहा भी कि बहुत जल्दबाजी का शिकार है, इसीलिए अधकचरापन भी हिंदी रंगमंच को के नसीब में है। अंतिम सवाल जयंत भाई आपसे मैं करना चाहूँगा कि महाभारत के चरित्रों पर तो पहले भी किया जाता रहा, लेकिन इस समय जहाँ हम लोग खड़े हैं, समय के जिस मोड़ पर हम लोग खड़े हैं, सारी कायनात खड़ी है, जिंदगी खड़ी है, तब महाभारत कितना मौजूद लगता है आपको? मुझे तो बहुत मौजूद लगता है। असली बात, भारतीय जनमानस में महाभारत कहने से सब हाँ महाभारत मालूम है, तो महाभारत क्या मालूम है आपको? दो परिवारों के बीच या जब कल बातचीत सिर्फ युद्ध, बस लड़ाई है। मैं एक प्रश्न उठाता हूँ, रामेश्वर प्रेम का एक प्ले है। महाभारत होने के बाद वो औरतें और बच्चे कहाँ गए? रथी, महारथी, सैनिक, इनकी लड़ाई होने के बाद वो तो मर गए, पर उनकी पत्नियां और बच्चे कहाँ हैं? उनके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा गया, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हो सकता है जब तक जहाँ जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करके लिखा, उसके बाद उन्होंने ये सोचा ही नहीं। कोई कहता है द्रौपदी की वजह से महाभारत, ना, कोई कहता है शकुनी की वजह से महाभारत हुआ, कोई कहता है दुर्योधन की वजह से महाभारत हुआ, मैं कहता है ये संवेद असत्य की वजह से महाभारत हुआ, और मनुष्य ही थे वो भले महारथी थे, लड़ने में बहुत ताकतवर थे, तलवारबाजी करते, हो सकता है हाइट भी बड़ी हो, पर ह्यूमन तो थे, मनुष्य तो थे, शादी तो की, वो इच्छाएं तो थी। कुंती ने इच्छा की, जो वरदान मिला उनको लगा बचपन में देखते हैं क्या होता है, सूर्य भगवान को याद कर लिया, कर्ण पैदा हो गया, तो ये चीजें तो थी, इसको कैसे नकार सकते हैं? तो जब ये चीजें थी, द्रोण से द्रोणाचार्य पैदा हो गए। आप इस हिस्ट्री को देखिए, या हिस्ट्री नहीं बोलना चाहिए, इसके बहुत डिटेल में आप जाइए तो ह्यूमन क्वालिटी है। जी। आज जो हमारे जीवन में है वो सब कुछ तो महाभारत में बिल्कुल, एक मनुष्यता का महाआख्यान जो है वो दरअसल उसमें से निकल कर आता है। आखिरी सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ कि इस समय जो हमारा नॉलेज ट्रेडिशन है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी चल कर आई है, बार बार उसके साथ जो नई शिक्षा नीति अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करती है, उसमें कहती है कि हमें वापस लौटना है
अतीत के पास जाना है, जिसने एक भरी पूरी समृद्ध विरासत हमको सौंपी है। उस विरासत के पास वो तमाम आदर्श मूल्य हैं जो दरअसल मनुष्यता को एक सही दिशा देने में सहायक हैं। क्या आपको लगता है कि ये शिक्षा नीति जो है हमारी इस तरफ जा रही है, और किस तरफ उसको जाते हुए हम सबको संवेद रूप से जो उसके पक्ष में काम करना चाहिए, आपको लगता है कि क्या कहीं आशा की कोई किरण दिखाई देती है, या कहीं एक फिर प्रश्नवाचक आपके सामने आता है? नहीं, आशा है, ये पक्की बात है जी। पर दुखद बात यह है कि हम आज पॉडकास्ट में ये बात कर रहे हैं, लोग बहुत सारे परिसंवाद में बात करते हैं, बहुत सारे संवाद में बात करते हैं, पर ये संवाद और परिसंवाद पॉडकास्ट ये उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो जनमानस तक पहुंचना चाहिए, वो समाज। इसलिए रामलीला जिंदा है, याद रखिए आप। शहर का आदमी रामलीला नहीं करता, जो गांव की रामलीला जिंदा होने का कारण ही है कि राम बसा हुआ है मन में। आप बसाइए ना मन में, आप जब बसाएंगे नहीं तो होगा कैसे? मेरे को कितना भी व्याख्यान आप सुना दीजिए, मैं यदि ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, या ग्रहण करने के आपका, या ग्रहण या देने के तरीके आपका ठीक नहीं है जी, आपका देने के तरीके ठीक नहीं है, तो मैं ग्रहण ही नहीं कर पाऊंगा। हमने कलाओं को बहुत अजीब तरीके से डेवलप करना शुरू किया और ऐसी जगह पहुंचा दिया, मनुष्य से दूर कर दिया। कलाएं मनुष्य से दूर नहीं है, कलाएं मनुष्य के साथ है। प्रकटन जो एक मनुष्य का भाव है, प्रकटन प्रकट करना चाहता है, इसलिए वो डांस करता है, इसलिए पेंट करता है, इसलिए स्कल्प्टर बनाता है। तो आपने कलाओं को एक अजीब से धीरे धीरे करके ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि नहीं साहब, वो पेरिस में जो पेंटिंग बनी है ना, वही बहुत बड़ी। मैं ये नहीं कहता कि वो बड़ी नहीं है, वो बड़ी है, पक्की बात है, पर जनगणना शाम भी है। आप आज उसकी पेंटिंग को 8 करोड़ में खरीदते हैं, क्या उसके पास 8 करोड़ थे? तो कलाओं का सामूहिक विकास मनुष्य के साथ नहीं होगा, तो कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जयंत भाई। महाभारत को लेकर, हमारी कलाओं को लेकर, पारंपरिक और आधुनिक रंगमंच को लेकर, उनके संघर्षों और उसकी परस्परता को लेकर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे उत्सव केवल कुछ दिनों की चहलकदमी नहीं है, इसमें से कहीं न कहीं कोई ऐसा सार निकलेगा, या कोई ऐसा स्फुरन हमारे भीतर वो उत्सव पैदा करेगा, जिसके चलते हम और भी आगे तक जो है। बीच में रोक रहा हूं, बिल्कुल कहिए। मैं भारत भवन में रहा हूँ और मैं भोपाल के सारे रंगकर्मियों को जानता हूँ। नोबडी इज देयर। जी जी, ये सबसे दुखद। आपका इतराज बहुत सारी चीजों पे हो सकता है, उसका मुझे मालूम नहीं क्या आपको इतराज है, पर जो प्रदर्शनी है, जो क्राफ्ट है, जो चीजें बनाएंगे ये, और जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं, जी। आप मेरे से इतराज कर लो ना, परफॉर्मेंस से कैसे इतराज करते हो? वो तो आपकी कला है, वो तो आप करते हैं, वो आइए देखिए। तो ये जो हमारे जो कलाओं में लोग बैठे हैं और बड़ी समझदारी की बात करते हैं, तो उनको ये सबसे पहला उनका धर्म है, कोई चीज हो रही है तो उसको जाके देखना है। जी, उसका भी ज्ञान बढ़ता है, सीखने को मिलता है। बाकी इतराज हो सकता है, बिल्कुल सब करिए। आपकी बात जो है वो नोटिसेबल है, और उसमें ये देखा जाए कि भोपाल में केवल साहित्यकार नहीं, केवल रंगकर्मी नहीं, यहाँ पे नर्तक भी हैं, संगीतकार भी हैं, चित्रकार भी हैं। एक बड़ा कुनबा जो है वो भोपाल में बसता है। उन सबको इस आयोजन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सा बनना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात जो है बहुत ही वाजिब है। और मैं थोड़ा इसमें मैं गुस्सा भी हूँ उस बात से। मैं मुंबई से चल के आ जाता हूँ। जी। मेरे में वो उत्साह है कि अरे यार, महाभारत कैसे हो रहा। उन्होंने जब मैंने फोटो देखे कि ये भी बना है, चक्रव्यूह भी बना है, ये बना, मेरे पास टाइम नहीं हो सब कर देखने का या गूगल करने का, तो मैं प्रत्यक्ष देख सकता हूँ। तो क्या है, क्यों नहीं जाना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए? आपके शहर में हो रहा। तो मेरे लिए दुखद बात ये होती है कि नाटक वाले नाटक नहीं देखते। वामन का प्ले हुआ, पणिक्कर का प्ले हुआ, कल रतन थियम का प्ले हुआ, इतने बड़े डायरेक्टर लोगों का प्ले हुआ, नोबडीज, एक आदमी थिएटर का नहीं है। जी। मतलब ऐसा बोला जाए तो मैं थिएटर का बम्बई से आके यहाँ पे हूँ, क्या मतलब? इसलिए जब कलाओं पे व्याख्यान होता है और थिएटर पे व्याख्यान होता है और सिनेमा फिल्में दिखा रहे हैं यार, आप अपने घर में नहीं कर सकते, देख लो यार, बहुत ही क्या प्रॉब्लम है? ऐतिहासिक जी, देख लो, पीटर बुक का महाभारत देख लो, पढ़ते हो, उच्चारण करते हैं, पीटर बुक ने महाभारत, पूछो देखा है क्या, जानते हो क्या? स्टाइल ऑफ सिनेमा चेंज है उसमें। वो जिस तरह सेलुलोइड पे
पीटर ब्रूक करता है, देखो तो एलिनेट करके करता है, नहीं है तो वो थोड़ा जी, जी। थोड़ा दुख तो होता है। नहीं नहीं बॉस। जी जी, बिल्कुल आपकी वाजिब है आपका ये दुख, और चूंकि आप इसी भोपाल के हैं, यहीं के आप छात्र भी रहे और यहीं आपने सारा संघर्ष किया और सपने लेकर गए हैं, तो ये जो कुछ आप यहाँ से लेकर गए हैं एक समय में, वो सारा आने वाला हमारा जो पूरा कलाओं से जुड़ा हुआ जो पूरी जो बिरादरी है समाज, वो भी इसको अपनाए, ये आपकी अपेक्षा और बहुत ही वाजिब है। और हम उम्मीद करते हैं कि चलिए आने वाले दिनों में भी, अभी चूंकि और 4-5 दिन बाकी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि महाभारत के आसपास हमारा पूरा ये समाज जो कला समाज है वो आएगा। और दरअसल ये केवल एक उत्सव नहीं है, जैसा कि आपने और मैंने भी इस बात में सहमति दर्ज की, दरअसल ये जीवंत पाठशाला की तरह है। ये जो पुनर्पाठ हो रहा है, हर कमरा, हर गलियारा, हर आंगन दरअसल अपनी तरफ से कुछ न कुछ कह ही रहा है। तो किताब नहीं, ये जीवन की किताब, रंगमंच की किताब खुली है और इसमें सबको लौटना चाहिए, सबको आना और चाहिए। दूसरी बात जो बोली कि जड़ की तरफ लौटना ही पड़ेगा। जी। जड़ से ही पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल आते हैं, बिना जड़ के होता नहीं। आपने जैसी जमीन छोड़ी सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, जी, क्योंकि जी। उसके बाद आपको मालूम नहीं आपकी शाखाएं कहाँ जाने वाली, क्या फल आने वाला है। जब आप पकड़ के रखोगे जमीन को अपनी, तो आपको सब कुछ मालूम चलेगा। और ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत बड़ा सिनेमा किया, बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, सब करोड़ों करोड़ों की फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, और उसके बाद भी मेरे को, मैं लौट के क्यों आता, उसका कारण यही है। मैं यहाँ से आई एम 68, ठीक है, वाह, मैं 25 साल के लड़के की 36 साल की ऊर्जा है आपके पास अभी। तो कहने का मतलब ये ऊर्जा आती कहाँ से, यहीं से आती है, देखने से, लोगों से इंटरेक्शन नहीं है ना बॉस, ये बहुत जरूरी है। नहीं, चलिए, आपने कहा कि इंटरेक्शन नहीं है, संवाद नहीं है। अली सरदार जाफरी कहते थे, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले। तो ये बात से बात चलता रहना चाहिए, चलती रहना चाहिए, ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहना चाहिए। जयंत भाई, आप आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सबसे साझा की। आपके आने, पधारने और इस तरह से संवाद को इस शिखर पर पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।